हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो अपना चैप्टर नंबर 30 मानव में गति एवं चलन, ठीक है भाई। तो कंटिन्यू अपना चैप्टर नंबर 30 अभी चल ही रहा है, और यहां पे जो हम बात करने वाले हैं आज, जरा ध्यान से देखिए। कल जो हमने बात की थी वो अपने एक स्केलेटन मसल की स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था, यानी कि कंकाल पेशी की संरचना। तो कंकाल पेशी की संरचना में जो हमने इम्पोर्टेंट बात की, वहाँ पर हमने मसल्स फाइबर मायोफाइब्रिल्स को बहुत अच्छी तरीके से देखा था, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि पेशी तंतु की संरचना को समझाइए। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर जो अपने माइनर क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट किया था, है ना। छोटे छोटे थे ना, बैंडों वाले क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में हमने वहाँ पे एक बात देखी, तंत्रिका पेशी संधि। तंत्रिका पेशी संधि, इसका मतलब क्या होता है कि कोई न्यूरॉन हमारी मसल्स से संधि बनाकर रह रही है, तो हम उसे तंत्रिका पेशी संधि बोलेंगे। ठीक है। और एक सिंपल सी बात है भाई, कि हमारी जो मसल्स होती हैं उनका कार्य होता है अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन्स का मूवमेंट कराना, है ना। और ये जो मूवमेंट कराना होता है वो हमारी इच्छा से होता है। तो इच्छा से होता है तो हमारा जो माइंड है उसको कोई ना कोई सूचना वहाँ तक भेजनी होगी, तभी तो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करेगी वो। तो उस सूचना को भेजने के लिए कौन चाहिए होते हैं? मोटर न्यूरॉन चाहिए होते हैं, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? मोटर न्यूरॉन, देखो मैंने आपको दो बात बताई थी, दो प्रकार की न्यूरॉन्स मोस्टली बताई थी, एक सेंसरी एक मोटर। सेंसरी न्यूरॉन्स तो वो होती है जो केवल किसी अंग से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाएं, लेकिन मस्तिष्क से जो सूचना जाएगी ना वो मोटर न्यूरॉन के माध्यम से जाएगी। तो पेशी संधि से जो जुड़ी हुई रहती हैं न्यूरॉन्स, वो एक प्रकार की मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, प्रेरक तंत्री कोशिका होती है। क्लियर? चलिए, तो आज हम बात करते हैं अपनी क्रियाविधि की। किसकी बात करते हैं? क्रियाविधि। और किसकी क्रियाविधि देखेंगे भाई? हमारी मांसपेशियों की। समझ में आ रही मेरी बात? कि हम आखिर हमारी जो मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार किसी ऑर्गन्स में मूवमेंट कराती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके 4 स्टेप हैं। पहले आप स्टेपों को समझना। सबसे पहला है उत्तेजन, दूसरा है संकुचन, युग्मन, थर्ड है संकुचन, और 4 है शिथिलन। ठीक है भाई। तो हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, अच्छा मैं स्पेशल स्केलेटल मसल की ही बात कर रहा हूं, है ना। कार्डियक मसल्स में और हमारी जो चिकनी पेशियां होती हैं उनमें इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है ना, वो अनैच्छिक होती हैं, अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं। लेकिन ये जो क्रिया विधि हम पढ़ के चल रहे हैं वो उस मसल्स की पढ़ के चल रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि वॉल्यूंटरी मसल्स, ऐच्छिक पेशियां। क्लियर? अच्छा, तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि भाई हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, यदि हम उनकी क्रिया विधि की बात करें तो 4 स्टेपों में हम उसकी कंप्लीट क्रिया विधि को समझ सकते हैं। 4 स्टेप होते हैं। अब ये स्टेपों के बारे में हमें पहले थोड़ा थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला है उत्तेजन, एक्साइटमेंट या एक्साइशन। ठीक है,
दूसरा है उत्तेजन और संकुचन युग्मन, यानी कि अभी यहाँ पर संकुचन स्टार्ट नहीं किया आपने, यह वह अवस्था है जब संकुचन के लिए आपकी मांसपेशी तैयार होगी। ठीक है। थर्ड है कि अब संकुचन हो रहा है। फोर है शिथिलन, क्योंकि आपकी मसल्स को संकुचन होने के बाद रिलैक्स भी होना जरूरी है। क्यों? यदि मांसपेशी रिलैक्स नहीं हुई तो हमारा जो ऑर्गन्स है वो हमेशा काम ही करता रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऑर्गन्स कोई भी मूवमेंट करता है जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब हमें उसको रोकना होता है तो उसकी मसल्स हमेशा रिलैक्स पोजीशन में होती हैं, शिथिल अवस्था में। ठीक है। अब एक बार जरा ध्यान समझो, एक्साइटमेंट, उत्तेजन। आप कल्पना कीजिए, सुनो, कि मुझे अपने हाथ से यहां पर कुछ लिखना है। ठीक है भाई? तो यहां जो हाथ की मसल्स हैं, स्केलेटन जो मसल्स हैं, वो हमारे इच्छा के अनुसार काम करेंगी। है? अब सपोज मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे लिखना है, बात समझ रहे हैं मेरी? मैं लिखने की सोच रहा हूं, तो होगा क्या कि मेरे माइंड से एक तंत्रिका आवेग जाएगा, एक सूचना जाएगी। अभी मैं डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको देसी तरीके से इसको भी बता रहा हूं, इसके बेसिक नॉलेज के लिए, कि भाई मेरे माइंड से एक आवेग गया, और आवेग आप सोचो आप किसके साथ जाएगा? मोटर न्यूरॉन से। तो मोटर न्यूरॉन से जो आवेग था, अच्छा आवेग किसको लेकर है कि अमुक व्यक्ति को लिखना है, और हाथ से लिखेगा। समझ रहे? तो हाथ की मसल्स को जाएगा। अब लिखने की मैं सोच रहा हूं तो पैरों की मसल्स के पास थोड़ी जाएगा आवेग। अब ये तो सिस्टम होता है माइंड का। ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, जो हमारी मसल्स है, ये मसल्स है मान लीजिए यहाँ पे, ये अभी अपने आराम की पोजीशन में, देखो ये बिल्कुल आराम की पोजीशन में है ना। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस हाथ से लिखना है, ऐसे सोच रहा हूं मैं, तो ये लिखूंगा ना मैं, तो इन मसल्स को कोई काम करना पड़ेगा, तो इनका काम तभी होगा जब ये संकुचित होंगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आवेग है वह आवेग तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से जाएगा, और कहां पे पहुंचेगा? पेशी प्लाज्मा, यानी कि जो मैंने पेशी तंतु आपको बताया था ना, वहां पर। ठीक है। वहां पर जैसे ही पहुंचेगा तो हमारी जो पेशी है वो एक्साइट हो जाएगी, उत्तेजित। उत्तेजित का मतलब आप जानते हैं, मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार, आई एम रेडी, इस प्रकार। ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जब कोई ना कोई काम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, यार चलो आज तो, कई बार होता है ना, आज मुझे सारी चीज़ याद है, आज टेस्ट देने ना बहुत मज़ा आएगा, तो आप उस समय ना बहुत खुश होते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सर अभी टेस्ट ले लीजिए, आप सर जल्दी लीजिए टेस्ट, होता है ऐसा। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, यार आज टेस्ट नहीं हो बस। अब 11th क्लास में तो आप कहते ही रहते थे, आपने पता ही है ना। जो अच्छे बच्चे थे मतलब वो तो ये कहते सर टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, और जो कुछ थे, सर अब बस आज याद कर लेने दो, कल लेंगे सर, हैं टेस्ट तो नहीं आज, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो एक्साइटमेंट का सीधा सा मतलब है आप कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो चुके हैं बस। ठीक है। हाँ, तो वो तो एक्साइटमेंट होता है। अब दूसरा जो है वो उत्तेजन संकुचन युग्मन। अब मैं कह रहा हूं कि भाई आपको लिखना है ना। अब ये जो मेरी मसल्स हैं अभी एक्साइट तो हो गई हैं, ये लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी इन्होंने लिखा नहीं है। अब होगा क्या कि लिखने की पेशियों के पास जो और कोई कार्य है वो कार्य होगा इस सेकंड में, कि एक्साइटमेंट भी है और संकुचन के लिए कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं। समझ रहे? तो इसलिए इसको हमने कॉमन जॉइंट करके बोल दिया है उत्तेजन और संकुचन युग्मन। समझ रहे हैं ना? फिर जैसे ही ये काम हो जाएगा फिर हमारी मसल्स करेगी कॉन्ट्रैक्ट,
और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँगा। समझ रहे? अब मैं सोचूंगा हाँ भाई ठीक है मैंने लिख लिया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने लिख लिया तो होगा क्या, दोबारा से आवेग जाएगा कि बस काम बंद करो, लिखाई समाप्त हो गई। तो दोबारा से पेशी प्लाज्मा के पास सूचना जाएगी मोटर न्यूरॉन से, तो वो उसको रोकने का काम करेगी, तो आपकी मसल से वो रिलैक्स हो जाएंगी और हम लिखना बंद कर देंगे। ये सिस्टम होता है, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम अपनी थ्योरी से जोड़कर इन चारों स्टेपों को आज समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है भाई? अब आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। थ्योरी में लिखूंगा नहीं, इसके कंसेप्ट से ही मैं आपको समझाऊंगा। आप थ्योरी मिलाना, आपको सारी चीज याद हो जाएगी भाई। समझ रहे हैं आप? तो पहले मैं बना लेता हूं इसका एक डायग्राम, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं, क्योंकि हमें पूरे स्टेप जो हैं वो डायग्राम से ही इसके समझने पड़ेंगे। ये आपके सामने एक पेशी तंतु का डायग्राम है। ठीक है भाई? ये आपको पता ही है क्या चीज है, अब आप जानते हैं भली भांति। ये बीच में कौन है, एम लाइन, और ये क्षेत्र कौन सा है, एच क्षेत्र। ये कौन सी लाइन, जेड लाइन। कौन सी लाइन है ये, जेड लाइन, है ना भाई? अब जेड लाइनों में क्या होता है, पता है ना आपको? ठीक है, इस प्रकार फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है हमारा कौन, ट्रोपोमायोसिन। दिख रहा है आपको क्लियर, ट्रोपोमायोसिन फोल्डिंग स्टेज में बिल्कुल, है ना, जो एच क्षेत्र तक पाया जाता है। याद है ना आपको सारी चीजें ये? और इस ट्रोपोमायोसिन से हमारे क्या जुड़ते हैं, 3 अणु। मैं इसको थोड़ा सा यहां बना देता हूं, हर चीज आपको क्लियर से समझनी है, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से हर चीज आप समझा करें। तो ये ट्रोपोमायोसिन है, इससे सबसे पहला अणु ये ट्रोपोनिन टी जुड़ा हुआ है, और बीच में हमारा ट्रोपोनिन सी, और सबसे ऊपर हमारा ट्रोपोनिन आई। ये 3 अणु आपको दिख रहे हैं ना बिल्कुल, तो बिल्कुल ये इसी प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। तो मैंने आपके सामने बीच में ये क्या बना दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं भाई, सार्कोमियर। चलिए क्लियर। तो ये डायग्राम तो आप सभी जानते हैं ना। अब इस डायग्राम में क्या होता है यहां पर, अच्छा ये आपको पता है ना ये क्या चीजें, ये टी अनुप्रस्थ नलिका हैं। देखो टी आकृति की है टी, और अनुप्रस्थ नलिका हैं, ठीक है। टी अनुप्रस्थ नलिका इनको बोलते हैं। यहां पे मान लेते हैं हम अपनी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इसको मैं नहीं बोलूंगा, इसको सार्कोसोम्स बोलूंगा, और इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलूंगा, ठीक है। क्या ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा है ना। अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक नॉलेज की मैं आपको बात बता दूं कि ये जो है, देखो एक फ्लूइड तो इसमें भरा हुआ है पूरे में,
भरा हुआ है ना, जिसको आप सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और एक जो फ्लूइड होता है ना वो यहां पे होता है। अच्छा, ये कौन सा फ्लूइड है? इसको ना अंतराली कोशिका द्रव बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है इसको, अंतराली ऊतक फ्लूइड। मतलब बताऊं क्या है कि ये जो आपने बनाई है वो एक पेशी ऊतक ही तो था, पेशी ऊतक था ना। तो हर ऊतकों के मध्य एक फ्लूइड होता है, एक द्रव पदार्थ होता है, और उस द्रव पदार्थ को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि अंतराली ऊतक द्रव बोलते हैं। ठीक है, अंतराली ऊतक मतलब ऊतकों के मध्य का फ्लूइड, और इसमें सारे मिनरल्स वगैरह वो सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और इस फ्लूइड के अंदर है हमारा ये पेशी वाला सिस्टम। अब आप ध्यान से समझिए, ये जो संरचना मैंने यहाँ पे बताई है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर हमारी जो ऐसे ही न्यूरॉन्स का एक रफली डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, यह एक न्यूरॉन है, ठीक है भाई, जो हमारे मस्तिष्क से चलकर आ रही है। अब आप ध्यान से समझिए, सबसे पहला काम है उत्तेजन। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका आवेग मतलब जो हमारे मस्तिष्क ने सूचना भेजी है, उस आवेग को हमारी तंत्री कोशिका तंत्रिका पेशी संधि तक पहुंचाती है। ये मोटर एंड प्लेट है, प्रेरक अंत्य पट्टिका है। यहां ध्यान रखना, जहां तंत्रिका के पेशी तंतु इस प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ रहे हैं, संधि बना रहे, हम उसे मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, प्रेरक अंत्य पट्टिका बोलते हैं। ठीक है, तो जो आवेग है वो तंत्री कोशिका के माध्यम से पेशी तंतुओं के पास पहुंचा, और पेशी तंतुओं में क्या हुआ? अच्छा, आपको ये भी याद होना चाहिए कि कोई भी आवेग जो होता है वो जब लास्ट के पेशी तंतुओं में आ जाए ना, एक्सॉन के पेशी तंतुओं में, तो वो ट्रांसफर होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से। और आपको याद है न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जैसे डोपामिन है, मोस्ट वन एसिटिल कोलिन है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो एसिटिल कोलिन के बारे में बात करेंगे। ACH, एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मस्तिष्क के आवेग को किसी कार्यकारी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, समझ गए आप न्यूरोट्रांसमीटर? तो जो तंत्री कोश का सूचना लेके आई है, उस सूचना को एसिटिल कोलिन क्या करता है? इस पूरी प्लाज्मा झिल्ली पर, जिसको हम सार्कोलेमा बोलेंगे, उस पर प्रेषित कर देगा। मतलब सूचना यहां तक पहुंच गई। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे सूचना पहुंची, बात को समझना, ये जो पेशी प्लाज्मा है जिसको मैं सार्कोलेमा बोलूंगा, यह पहले होती है ऋणात्मक विभव वाली, नेगेटिव चार्ज वाली, है ना, समझ रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल आप मान लीजिए। तो ये जो ऋणात्मक विभव इसमें होता है पहले से जनरल कंडीशन में, लेकिन जैसे ही एसिटिल कोलिन यहां पे कोई आवेग लेके आता है, इस पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल इस पर उत्पन्न हो जाता है। किस पर? पेशी प्लाज्मा पर। इस पर पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, कौन सा? पॉजिटिव। बात समझो, जैसे ही इस पर धनात्मक विभव उत्पन्न हुआ, ये पता है क्या करती है? इसके अंदर जो सोडियम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सोडियम है, इस सोडियम की पारगम्यता को बढ़ा देती है। ये बात को मेरे को जरा ध्यान से समझो। ये जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है सार्कोलेमा, ये पहले ऋणात्मक विभव की होती है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना तंत्रिका कोशिका लेके आती है यहां पर, तो इसका काम पता है क्या है एसिटिल कोलिन का? जैसे ही एसिटिल कोलिन यहां पर उस आवेग को रिलीज करता है, तो हमारी जो ये पेशी प्लाज्मा है वो सोडियम के प्रति पारगम्य हो जाएगी।
और सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो हम कह सकते हैं इसमें एक धनात्मक विभव उत्पन्न हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब ये जो धनात्मक विभव उत्पन्न हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो सोडियम के प्रति ये पारगम्य हो जाएगी, तो जो सोडियम है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारी इस पूरी पेशी प्लाज्मा पर संचरित हो जाएगा, जिससे इस पे उत्पन्न होगा एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय विभव। और सक्रिय विभव का क्या मतलब होता है? सक्रिय विभव का मतलब होता है कि अब आपका कोई भी ऑर्गन्स जिस पे एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है वो कार्य करने के लिए तैयार है। क्या करने के लिए तैयार है? कार्य करने के लिए तैयार है। समझ गए? तो उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक्शन पोटेंशियल यानी कि सक्रिय विभव, तो मतलब क्या हुआ, हम इसी अवस्था को इसकी एक्साइटमेंट स्टेज बोल सकते हैं, उत्तेजन अवस्था। कौन सी अवस्था बोल सकते हैं? उत्तेजन अवस्था। बात समझ में आई कि नहीं आई एक्साइटमेंट की? पहला जो चरण है वो कौन सा है? उत्तेजन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उत्तेजन में क्या समझना है। उत्तेजन में आपको ये लिखना है कि भाई जो तंत्रिका आवेग हैं उन्हें तंत्रिका पेशी जो है वो तंत्रिका पेशी संधि पर पहुंचाती है, जहां एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वह उन सूचनाओं को पूरे पेशी प्लाज्मा पर फैलाता है, जिससे उसमें धनात्मक विभव उत्पन्न होता है, अर्थात ये सोडियम के प्रति पारगम्य हो जाती हैं और सोडियम इसमें जब संचरित हो जाता है तो उस पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है, सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। और जैसे ही इस पर सक्रिय विभव उत्पन्न होगा ये कोई भी कार्य करने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कौन सी अवस्था? उत्तेजन अवस्था। अब सेकंड है उत्तेजन संकुचन युग्मन। उत्तेजन संकुचन युग्मन, यही तो है सेकंड। अब ध्यान से देखिए, सेकंड में आपको क्या लिखना है कि जैसे ही हमारी ये पेशी प्लाज्मा है इस पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, अर्थात सोडियम अंदर की ओर गए, तो जिससे क्या होता है कि यह सक्रिय विभव, ध्यान से समझना, यह सक्रिय विभव इस टी नलिकाओं के द्वारा, इन नलिकाओं के द्वारा हमारे इस सार्कोप्लाज्म में संचरित हो जाता है। ध्यान से समझो मेरी बात को। जो एक्शन पोटेंशियल यहां पे उत्पन्न हुआ था ना तंत्रिका पेशी संधि पर, वह एक्शन पोटेंशियल इन नलिकाओं के माध्यम से पूरे प्लाज्मा द्रव में संचरित हो जाता है, इसमें सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, अब जैसे ही संचरित हुआ तो होगा क्या कि हमारी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको आप ध्यान से समझना, जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस पूरे प्लाज्म में संचरित होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? अपने अंदर से कैल्शियम को रिलीज करती है, और वह कैल्शियम याद होना चाहिए आपको कि ट्रोपोनिन सी अणु। कौन सा अणु? ट्रोपोनिन सी। तो यही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी अणु से जुड़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और जैसे ही ट्रोपोनिन सी से ये जुड़ता है, अच्छा आपको ये कंसेप्ट याद है ना कि जो हमारे एक्टिन के तंतु हैं उनके एक्टिव साइट को, सक्रिय स्थल को किसने बांध रखा है? ट्रोपोमायोसिन ने। और ट्रोपोमायोसिन से कौन जुड़े हुए हैं? ट्रोपोनिन के 3 अणु। समझ रहे? टी, सी और आई। सी अणु मैंने क्या बताया था कि यह कैल्शियम से बंध बनाता है ना? तो बना लिया इसने कैल्शियम से बंध। अब जैसे ही कैल्शियम से इसका बंध बना ट्रोपोनिन सी का, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जुड़ा तो इसमें कुछ संरूपणी परिवर्तन हुए और ऐसे चेंजमेंट हुए कि इसने क्या किया
इस ट्रोपोमायोसिन को, इसका यही काम है, जैसे ही ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जुड़ेगा ना, तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो यहां से हट जाएगी और इसके जो एक्टिव साइट हैं वो ओपन हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? तो दूसरा जो स्टेप है ना, उत्तेजन संकुचन युग्मन वाला, उत्तेजन संकुचन युग्मन वाला जो दूसरा स्टेप है, उसमें क्या होगा, मोस्टली मैं आपको एक बार बता देता हूं सिंपल सा, कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे इस प्लाज्मा द्रव में संचरित होगा, जिससे क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगी और वह कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से जुड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक संरूपी परिवर्तन होंगे और ट्रोपोनिन जो है वो इस ट्रोपोमायोसिन को यहाँ से अलग कर देता है, जिससे एक्टिन के एक्टिव साइट जो है, सक्रिय स्थल जो हैं वो खुल जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब जैसे ही इसके एक्टिव साइट खुलेंगे, ये संकुचन करने के लिए क्या है, तैयार है। तो ये हुआ हमारा उत्तेजन और संकुचन युग्मन। ठीक है, तीसरा है अब संकुचन। क्या है भाई? संकुचन। तो अब बात चलेगी हमारे संकुचन के बारे में। तो देख लेते हैं इनमें किस प्रकार संकुचन होता है। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझना। यह है मायोसिन का सिर, ठीक है, और इस मायोसिन के सिर पर एक एंजाइम होता है एटीपीएज। कौन सा एंजाइम होता है? एटीपीएज। ये मायोसिन का सिर है और ये एक्टिन के एक्टिव साइट हैं, ये वाले, जहां से हमने ट्रोपोमायोसिन को हटा दिया है। ठीक है, अब होगा क्या कि संकुचन होने से पहले ही इसमें, अच्छा, इसको एक ऊर्जा की आवश्यकता है ना भाई, कोई भी कार्य करना है तो ऊर्जा चाहिए। तो होता क्या है कि ये जो मायोसिन के सिर हैं वो इसके एक्टिव साइट से जुड़ने से पहले, इस एक्टिव साइट से जुड़ने से पहले इनसे एक एटीपी का अणु जुड़ जाता है, एक एटीपी का अणु। और जैसे ही एक एटीपी का अणु जुड़ता है तो एटीपीएज एंजाइम क्या करता है, इसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल देता है। एटीपीएज एंजाइम का यही काम होता है ना। तो ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो इसके पास है, मायोसिन के सिर के पास। तो मतलब इसको क्या है, ऊर्जा मिल गई केवल। अब जैसे ही इसको ऊर्जा मिल गई, ये क्या करता है, इसके बंध बना लेता है। किससे? एक्टिन से। और जैसे ही इससे बंध बनाएगा तो पता है ये क्या करता है, इसको, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे एक्टिन तंतु था, यहां से ये जुड़ गया मान लीजिए, ठीक है। अब इसके पास ऊर्जा है तो ये क्या करता है, इसको ना इस प्रकार खींचता है अपनी तरफ, ऐसे एक मुड़ी हुई अंगुली के समान। तो आप देखिए जैसे ही ये इसको खींचेगा तो ये जो एक्टिन तंतु है जो यहाँ पे था वो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। देखो कितना रिप्लेस किया इसने, मूवमेंट किया कि नहीं किया, है ना। किसने करवाया? मायोसिन के सिर ने। क्योंकि मायोसिन का सिर जैसे इससे जुड़ता है ना तो वो इस प्रकार खींचता है उसको अपनी तरफ, एच क्षेत्र की तरफ, मतलब यहां की तरफ। देखो इसने इससे संबंध बनाया तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा तो ये जो स्थान है वो यहां पे पहुंच जाएगा ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। जैसे ही मायोसिन के सिर में पूरा झुकाव हो जाए, मतलब कंप्लीट ऐसे हो जाए, तो जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था ना पहले एटीपी अणु का, वो हट जाता है उस पे से। और जैसे ही वह ऊर्जा इस पे से हट जाती है तो ये क्या करता है, इसको छोड़ देता है ना। लेकिन तुरंत क्या होता है, दूसरा एटीपी इससे जुड़ जाता है, फिर इसके पास ऊर्जा। तो अब ये क्या करेगा, मान लीजिए इसने पहले इसको उधर फेंका, अब इसके पास दोबारा ऊर्जा आ गई, तो अब ये दूसरे एक्टिन तंतु से, एक्टिन अणु से संबंध बनाएगा, ठीक है, और फिर इसको फिर पहुंचाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार जब तक हमारा आवेग वहां होता रहता है संकुचन का,
हमारे जो ये हैं मायोसिन के सिर, वो उसको लगातार उस तरफ खींचते रहते हैं और उसी को बोलते हैं संकुचन। क्या बोलते हैं? संकुचन। ठीक है। और लास्ट बात आती है शिथिलन की। तो शिथिलन क्या होता है कि जब हमारा माइंड सूचना भेजता है दोबारा शिथिल कराने के लिए, तो होता क्या है, केवल जो ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जुड़ा हुआ है, बस ये कैल्शियम यहां से हट जाता है केवल। और जैसे ही कैल्शियम हटा, ट्रोपोनिन टी ने ट्रोपोमायोसिन को दोबारा छोड़ दिया, जिससे ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, उस एक्टिव साइट को क्लोज कर देगा। बस मायोसिन का सिर इससे नहीं जुड़ पाएगा और हमारी मसल्स रिलैक्स। समझ में आई कि मेरी बात नहीं आई? इस प्रकार हमारी मांसपेशियों में क्रियाएं होती हैं, यानी कि मूवमेंट होता है। ठीक है। उत्तेजन, सूचनाई एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, सोडियम के प्रति पारगम्य हुई, सोडियम अंदर गया। ठीक है। उत्तेजन संकुचन युग्मन में क्या हुआ कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम रिलीज किया और वह कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से जुड़ा, जिससे ट्रोपोमायोसिन अपने स्थान से हटा और इसके एक्टिव साइट ओपन हुए। संकुचन में क्या होगा? संकुचन में बात आएगी एटीपी की। किसकी बात आएगी? एटीपी की। तो एटीपी इससे जुड़ेगा पहले मायोसिन सिर से, जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, बदलेगा, जिससे मायोसिन का सिर इससे जुड़कर इसको अपनी तरफ खींचेगा। और जब इसमें पूरा झुकाव हो जाएगा तो वह एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग और दूसरा एटीपी का अणु जुड़ेगा। और ये क्रिया जब तक चलेगी जब तक हम सोचेंगे कि हमें ये काम करते रहना है। समझ गए? और जैसे ही हमने सोचा कि अब हमें नहीं करना, तो दोबारा से एक सूचना जाएगी तंत्रिका पेशी पर, जिससे हमारा जो कैल्शियम है वो हट जाता है ट्रोपोनिन सी से केवल, और पूरी प्रक्रिया बंद हो जाती है। समझ गए भाई मेरी बात को? तो इस प्रकार हमारी मसल्स काम करती है। अभी ये रह गया है, कल ही कंप्लीट होगा। और कल मैं इसको आज ना आप इसकी थ्योरी पढ़ना पीडीएफ से, और फिर इसको मिलान करना, और कल फिर मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा और पूरा चैप्टर कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे कल, लेकिन आज इसको ना पढ़ना आप जरूर।